कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। अरे सर, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। अब आपके साथ सबसे बड़ी समस्या, मेरे को मेरा वक्तव्य देने दीजिए। आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि 90 लाख तो खाली माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थी हैं। वो कहते थे कि अमरनाथ यात्रा जो है, इसके कारण जो है कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बहुत ज्यादा मैं तू मैं इस मुद्दे पर इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत सेंसिटिव इशू है। जब जम्मू एवं कश्मीर को सबसे अधिक आवश्यकता थी तब फारूक अब्दुल्ला सपरिवार लंदन भाग गए थे। ये मेरा आरोप नहीं है। जिस लाल चौक पर आप लंबे समय तक पत्रकार रहे दीपक भाई, इसी जो है लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहराना जो है वो बिना भयंकर सुरक्षा व्यवस्था के संभव नहीं था। आज वहां पर जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है, नहीं तो हर जुमे की नमाज के बाद पत्थर फेंके जाने की घटनाएं होती थी कि नहीं होती थी, और पूरा समाधान होकर ही हम शांत बैठेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पीएम मोदी ने कश्मीर का दौरा किया। आखिरी बार मोदी जी कश्मीर फरवरी 2019 में गए थे। उसके बाद पुलवामा की घटना हो गई। उसके 6 महीने बाद धारा 370 को हटा दिया गया था। श्रीनगर में मोदी जी ने शंकराचार्य हिल के दर्शन किए। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 6,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए। इसमें ज्यादातर टूरिज्म से जुड़े हुए थे। मोदी जी ने 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए और उनसे बात भी की। और मोदी जी ने धारा 370 हटाने के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कांग्रेस, अब्दुल्ला और महबूबा तीनों को परिवारवादी बताते हुए पूरे कश्मीर को मोदी का परिवार बताया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इसमें से जम्मू की 2 सीटें पहले से बीजेपी के पास हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 370 हटाने के बाद 3 सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का झंडा की लाइटिंग राजगिरे पर रोज रात में होती है, तो इसका क्रेडिट दे दीजिए ना मोदी जी को, थोड़ा सा दे दीजिए। बोले 1% देंगे पर ले लीजिए क्रेडिट। सुरेंद्र भाई, आप जैसे जब वकील होंगे तो 1% के भी 100% बना लो, कौन रोक रहा है भाई। कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इन दिनों मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। बात मन की कहिए या वतन की, पर जब भी झूठ बोलिए आवाज भारी रखिए। आपको क्रेडिट जितना लेना है ले लीजिए दीपक भाई, हम कहां रोक रहे हैं, खूब दे दीजिए। हमारी तरफ 1000% का क्रेडिट लिख लीजिए, कहीं दस्तखत करके हम भेज देंगे। अच्छा, आपने लाल चौक की बात करी तो मैं आपको याद दिला देता हूं। आप तो क्या नाम इतिहास के भी और पत्रकारिता के तो बहुत बड़े विद्यार्थी रहे थे। जवाहरलाल जी जब वहां पर गए थे, लाखों की भीड़ वहां पर लाल चौक में, और बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के जवाहरलाल जी घूम रहे थे वहां पर, और उन्होंने सभाओं को भी, एक नहीं 20 बार की बात मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर देखिए, फिर से मैं कहता हूं कि भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कश्मीर गैर कश्मीरी, इन सब मुद्दों को छोड़िए। प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। 3-4 मुद्दे असलियत के हैं कश्मीर के, उन मुद्दों पर बात करिए। ये रॉन्ग नंबर क्यों डायल करते जयराम रमेश? और उससे पहले बोल दिया दर्शन देने महाकाल मंदिर राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे दर्शन लेने जा रहे हैं, भगवान के सामने हाजिरी लगा रहे हैं, दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दीपक भाई, कहते हैं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको पड़ी है कि लेने और देने में अगर कहीं कोई वाक्यांश में कोई भूल हो जाती है, आप उसको लेकर के चल देते हैं। आपको ये तो लेकर के चलने में, अरे वो कह रहे धमकी देकर लोगों को लाया गया 1 करोड़ पर। अरे सर, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। अब आपके साथ सबसे बड़ी समस्या, मेरे को मेरा वक्तव्य देने दीजिए। आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। दीजिए। अगर आप कहो तो मैं अपना वक्तव्य दूं, नहीं तो कहो आप मुझे मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं इससे आपको सुना दूंगा कि भाई दीपक चौरसिया जी ने मुझे कहा, ये बोल देना है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलिए, आप बोलिए, लाइव है आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पर 1-2 शब्द अगर कहीं पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे मोदी जी के हो जाते हैं, वो 600 करोड़ लोगों से वोट ले लेते हैं, वो नारियल का पानी नहीं नारियल से जूस निकाल करके पी लेते हैं, वो इस तरीके की अगर बातों पर बहस होने लगे तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी की क्या नाम डिबेट आपको कम से कम 200 या 2000 बार करनी पड़ेगी। क्या विस्थापित कश्मीरी पंडित अपने घर चले गए? क्या उनकी हत्याएं बंद हो गई? क्या उनकी नौकरियां सुरक्षित हो गई? आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों की बात बता दीजिए। क्या कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया?
क्या लद्दाख के ऑटोनोमस काउंसिल के साथ में पूरा न्याय हो गया? आप इधर उधर की बातें न करके भाषण में मत उलझाइए देश को। 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी को, आज की डेट में आपको काम बताने पड़ेंगे कि पिछले 10 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को आपने अपने घर वापस भेजा, यह जरूर बताना पड़ेगा। कश्मीर में यह भी बताना पड़ेगा कितने नए रोजगार के साधन आए। कश्मीर में आपको यह भी बताना पड़ेगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई आपने। कश्मीर में आपको यह भी बताना पड़ेगा, आप कहते हैं कि साहब 1.25 करोड़ से ऊपर सैलानी आ गए हैं, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि 90 लाख तो खाली माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थी हैं और 10-15 लाख के आसपास जो अमरनाथ के दर्शनार्थी हैं। बाकी असलियत के जो पर्यटक है, जहां से आय का हिस्सा कश्मीर को मिलता है, वो कहां पर है? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जम्मू एवं कश्मीर में बीते 5 वर्षों में हुआ है। आप कृपा करके बता दीजिए 1947 से लेकर कांग्रेस जब भी शासन में रही, कितना का निवेश हुआ, कितने रोजगार सृजित हुए, कितने वहां एम्स को खुलने की बातें हुई, कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, कितने NIC सेंटर्स खुल गए, इसका जरा हिसाब आप भी दे दीजिए। और आप कृपा करके ये बता दीजिए कि अमरनाथ जाने वाले यात्री, उनको पर्यटक नहीं मानेंगे, धार्मिक पर्यटन नहीं है। वो जो वहां पर जो खर्च करेंगे वो खर्च नहीं है। अमरनाथ की यात्रा होती थी और वहां से धमकियां आ जाती थी, और उसके बाद जो है अमरनाथ यात्रा पर भी आप ही के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि अमरनाथ यात्रा जो है इसके कारण जो है कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप ही के गठबंधन के साथी भी ये दावा किया करते थे। ठीक है। वैष्णो देवी की यात्रा 90 लाख जो है 2014 के पहले क्यों नहीं हो जा रही थी? जरा ये भी आप बता दीजिएगा राजपूत साहब। आपके शासनकाल में कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, यह आपको बताना चाहिए। उनकी सुरक्षा आप लोगों ने क्यों नहीं की, यह आपको बताना चाहिए। उनके कैंप्स जो सुरक्षित कैंप्स थे, उन कैंप से आप निकाल करके उनको जो हॉट जोन है उनमें क्यों भेजना चाहते हैं, यह भी आपको बताना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मैं तू मैं इस मुद्दे पर इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत सेंसिटिव इश्यू है। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितनी नौकरियां दी? हमने तो इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी ब्राह्मणा खोला, आपने कौन सा नया इंडस्ट्रियल एरिया खोला, जरा कृपा करके बता दीजिए। मैं तो नाम, और कहेंगे तो मैं फैक्ट्रियों के नाम भी बता दूंगा, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी बता दूंगा। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट जरा चेक कर लीजिएगा। लाखों करोड़ के, लाखों करोड़ शब्द है, जरा चेक कर लीजिएगा। लाखों करोड़ के मेरी चुनौती है, दीपक जी चेक करा लीजिए। ठीक है, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट बताइए हुए कि नहीं हुए पिछले 75 साल में, या कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट मेरी रिसर्च डेस्क चेक करके मुझे बताएगी। देखिए, मुद्दे की बात है, कौन नहीं जानता कि जम्मू एवं कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस तीनों की भूमिका रही है। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू एवं कश्मीर की स्थितियां बिगड़ी। शेख अब्दुल्ला पर भरोसा करने के कारण स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू पछताए, और शेख अब्दुल्ला को 1964 में रिहाई के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल आया, फिर शेख अब्दुल्ला को जेल ठूसा गया, फिर शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया, फिर फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनाई गई, फिर फारूक अब्दुल्ला को हटाया गया, फिर फारूक अब्दुल्ला के जमाने में ही भाई जगमोहन को सबसे पहले किसने भेजा वहां? जगमोहन किसके जमाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे दिल्ली के? जगमोहन को पद्मश्री किसके जमाने में दिया गया था? ये सारी बातें हर कोई जानता है भली भांति। और फारूक अब्दुल्ला, जो आपने मूल सवाल उनसे पूछा कि जब जम्मू एवं कश्मीर को सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब फारूक अब्दुल्ला सपरिवार लंदन भाग गए थे। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र करके जम्मू एवं कश्मीर में अशांति फैलाने का काम, ये मेरा आरोप नहीं है, ये रीजेंट थे डॉक्टर करण सिंह, उनकी रिपोर्ट थी, जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी गई थी। ये इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी गई थी, जम्मू एवं कश्मीर में धर साहब ने दी थी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। और जम्मू एवं कश्मीर के मसले को जानने वाले हर कोई इस बात से भली भांति वाकिफ हैं। तो PDP की भी इसी तरह की स्थिति रही है, और गुपकार अलायंस में आज भी जो दल शामिल हैं, उनकी हरकतें हर कोई जानता है, क्यों क्या हरकतें करते रहे हैं। और अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद जिस लाल चौक पर आप लंबे समय तक पत्रकार रहे दीपक भाई, इसी जो है लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहराना जो है वो बिना भयंकर सुरक्षा व्यवस्था के संभव नहीं था। आज वहां पर जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है। जहां तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, वहां जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है। जो लोग कहते थे कोई कंधा नहीं बचेगा जहां तिरंगा फहराएगा, आज चप्पे चप्पे पर तिरंगा फहराता है। डल झील में तिरंगा जो है पूरे गर्व के साथ फहराता है। ये स्थितियां बदली नहीं बदली हैं। आतंकवादी घटनाओं में जो है
80 से 90% कमी आई है कि नहीं आई है, सुरक्षा बलों की मौतों में कमी आई है कि नहीं आई है, अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद आपने आईसिस के झंडे देखे हैं क्या, आपने पथराव देखा है क्या? नहीं तो हर जुमे की नमाज के बाद पत्थर फेंके जाने की घटनाएं होती थी कि नहीं होती थी। हम ये नहीं कह रहे कि जम्मू एवं कश्मीर में अब कुछ किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ही नहीं, समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है, लेकिन समस्या का खासा समाधान हो गया है और पूरा समाधान होकर ही हम शांत बैठेंगे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर की 3 सीटों में से बीजेपी को कुछ सीटें मिल सकती हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।